जी गुड इवनिंग क्लास। सर जी कैसे हैं आप? बताइए कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ। कल की क्लास में हम कहाँ तक पढ़े थे भाई? डेफिनेशन का सेक्शन का क्लोज पढ़ रहे थे हमने। क्या कर रहे थे? पढ़ लिया था सेक्शन 2 पढ़ रहे थे ना, उसका डॉक्यूमेंट्स पढ़ लिया था, हाँ, डिस्प्रूव पढ़ा था। सेक्शन टू जो है वो क्या बात कर रहा है इस नए वाले एक्ट में? सेक्शन 2 हमें बता रहा है, इसका डेफिनेशन क्लॉज है, ठीक है। नया बैरेक्ट ले लिया आप लोगों ने? सर अभी नहीं लिया। यस सर, ले लिया। वेरी गुड। कल जो हमने पढ़ा था एक बार थोड़ा सा मैं आप लोगों से चाहूँगा कि आप थोड़ा उसे रिवाइज करें। निश्चायक सबूत हमने कल की क्लास में देखा था कि निश्चायक सबूत किसे कहा जाता है। तो एक बार एनू आप बताने का प्रयास करें, निश्चायक सबूत किस धारा में हमने पढ़ा था और वो क्या बताना चाह रहा था निश्चायक सबूत। सर ये हमने सेक्शन 2 के क्लॉज बी में पढ़ा था। और क्या कह रहा था निश्चायक सबूत के विषय में, क्या बता रहा है ये वाला एक्ट? इसमें कहा गया कि जो ये एक्ट है इसमें अगर कोई भी कंक्लूसिव प्रूफ दिया गया है तो उसको प्रिज्यूम करेगा। देखिए प्रज्यूम शब्द तो आगे पढ़ेंगे हम, प्रजम्पशन के लिए अलग बात बताई जाएगी। प्रजम्पशन और कंक्लूसिव प्रूफ में आप इनको मिक्स मत कीजिए। कंक्लूसिव प्रूफ कह रहा है कि यदि इस अधिनियम के द्वारा एक तथ्य साबित करने पर दूसरे तथ्य को साबित मान लिया जाए तो वो जो तथ्य साबित हो गया है वो उस दूसरे तथ्य के लिए कंक्लूसिव प्रूफ है, और उसे नासाबित करने के लिए न्यायालय किसी प्रकार की एविडेंस भी ग्रहण नहीं करेगा। प्रिया जी एक बार आप सेक्शन 2B को जरा पढ़ के बताइए क्या कह रहा है 2B। प्रिया। निश्चायक सबूत प्रयोग करते हैं कि जब इस अधिनियम द्वारा एक तथ्य को किसी अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया जाता है, जहाँ न्यायालय उस एक तथ्य के साबित हो जाने पर उस तथ्य को साबित हुआ मानेगा और उसे न साबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा नहीं देगा। समझ आया एनू? तो प्रजम्पशन किसी फैक्ट को अगर उसको साबित किया गया है, हाँ, और उसके बाद अगर कोई और दूसरा मतलब फैक्ट दिया गया है तो उसको भी एडमिसेबल मानेगा? नहीं समझे नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ एक बार ध्यान से सुने। कंक्लूसिव प्रूफ मीन्स व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस अधिनियम, मतलब कि ये अधिनियम के द्वारा डिक्लेयर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर। एक तथ्य को दूसरे के लिए कंक्लूसिव प्रूफ ये अधिनियम यदि डिक्लेयर करता है तो द कोर्ट शैल, देखिए शैल वर्ड आ रहा है तो शैल वर्ड जहाँ आता है वहाँ मैंडेटरी हो जाता है कोर्ट के लिए। शैल और मे में मैं आपको अंतर कई बार बता चुका हूँ। जहाँ शैल वर्ड आएगा, शैल का मतलब है कि वो मैंडेटरी है, ठीक है। शैल ऑन प्रूफ ऑफ द वन फैक्ट रिगार्ड द अदर एज प्रूव्ड एंड शैल नॉट अलाउ एविडेंस टू बी गिवन फॉर द पर्पज ऑफ डिसप्रूविंग इट। तो यहाँ यदि ये अधिनियम ये डिक्लेयर कर दे कि भाई ये तथ्य यदि प्रूव हो गया तो इसके प्रूव होने से कोई दूसरा तथ्य जो है वो प्रूव माना जाएगा, तो और उसको डिस्प्रूव करने के लिए कोई साक्ष्य भी नहीं ग्रहण किया जाएगा,
तो ऐसी अवस्था में उस को क्या कहा जाता है, उस तथ्य को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव। हाँ, अंकुश जी हमारे साथ क्लास में जुड़े हुए हैं। अंकुश जी मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो तो कृपया अपना परिचय दीजिए। अंकुश जी आप कहाँ से हैं? अपना माइक खोल के बताइए। जी नहीं सुन पा रहे हैं अंकुश जी। चलिए, तो आगे की हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके? 2E एविडेंस तक शायद हम लोग देख चुके हैं लास्ट क्लास में। यस सर। सर एक चीज पूछी थी आपसे। हाँ बताइए। सर ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें एक वर्ड दिया गया है, कैरिकेचर इज अ डॉक्यूमेंट। उपातांकन दस्तावेज है। तो सर जो ये वर्ड है कैरिकेचर, ये मोस्ट मतलब जो एनीमे है ये कार्टून वगैरह के लिए यूज होता है, जैसे हाँ। कार्टून बना दिया अपने पेंसिल से, कोई स्केचिंग कर ली। तो सर क्या ये मतलब जो डॉक्यूमेंट है ये वही है जैसे स्केचिंग करके कुछ बता दिया, या मतलब क्या वही है ये डॉक्यूमेंट? हाँ, कैरिकेचर का मतलब है उपासांकन। जैसे आपने देखा होगा अखबारों में कार्टून कोना आता है। जी जी सर। हाँ, तो उपहास अंकन, वहाँ उपहास ही तो किया जाता है। कार्टून बना के आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ उपहास के लिए ही तो कार्टून बनाया जाता है। ठीक है, तो वो भी एक दस्तावेज है। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। किसी ने कोई कार्टून, ये सर जैसे किसी ने कोई कार्टून मतलब ड्रॉ कर दिया, बना दिया, तो अगर उसे मतलब एज ए प्रूफ हम उसे भी, हाँ, एविडेंस हम उसे भी कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। जी जी, वो भी एक दस्तावेज है यदि कहीं कोई आवश्यकता पड़े। ठीक है, लाइक स्केचिंग जो होती है, जैसे स्केचिंग करके मतलब बता देते हैं कि ये मतलब इसी तरह से होता है ना ये भी। हाँ, उपासांकन सीधा सा आप कैरिकेचर समझिए कि जो उपहास के लिए बनाया गया यस सर। वो कार्टून कोना है, कार्टून है, तो दैट इज ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट। यस सर। ओके सर। जी, अब 2F बता रहा है कि फैक्ट क्या होता है। हम लोग बहुत बार आम बोलचाल में फैक्ट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ ए फैक्ट, ये फैक्ट है। लेकिन फैक्ट है क्या, वो यहाँ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा कौन सी, 2 और 2 का 1 और 1 का F। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस सर। ये कह रहा है फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स, तथ्य से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आते हैं। क्या क्या आते हैं, किसे हम तथ्य कहेंगे, तो इसको समझिए, ध्यान से समझिए। ये कह रहा है एनीथिंग, ऐसी कोई वस्तु, स्टेट ऑफ थिंग्स, वस्तुओं की अवस्था, और रिलेशन ऑफ थिंग्स, वस्तुओं का आपस में संबंध, जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस। तो इंद्रियां कौन कौन सी होती हैं हमारी? जी हाँ, तो ये कह रहा है कि तथ्य वो चीज़ है, ऐसी कोई वस्तु है, वस्तुओं की कोई अवस्था है या वस्तुओं का संबंध है जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, जिसको हम अपनी सेंसेस के द्वारा क्या कर सकते हो? बोधगम्य का मतलब क्या है कि आपकी बुद्धि में वो बात आ जाए आपके सेंसेस के द्वारा। इज दैट क्लियर? और इसका सेकंड पार्ट कह रहा है, एफ का सेकंड पार्ट कह रहा है एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस, और कोई मानसिक दशा है जिसका भान किसी व्यक्ति को है।
तो वो मानसिक दशा भी क्या है, एक तथ्य है, यदि उसका भान किसी व्यक्ति को हो तो। कुछ समझ आया फैक्ट एनु? अंकुश जी, मेरी आपको आवाज़ नहीं आ रही क्या? अंकुश जी, क्या नहीं सुन पा रहे आप मुझे? शायद क्लास से जुड़ के कहीं घूमने चले गए। जी मुगले आजम जी बोल कर गए हैं कि 10 से 15 मिनट बाद आऊँगा, मैं लेट ज्वाइन करूँगा क्लास। हाँ, ये तो मुगले आजम जी की तो बात मैंने सुन ली थी। अब इसके इलिस्ट्रेशन देखो, इलिस्ट्रेशन से आपको ये धारा क्लियर होती चली जाएगी। ये कह रहा है दैट देर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स अरेंज्ड इन अ सर्टेन ऑर्डर इन अ सर्टेन प्लेस इज ए फैक्ट। ये कि अमुक स्थान में अमुक क्रम से अमुक पदार्थ व्यवस्थित है, ये एक तथ्य है। किसी स्थान पर कोई चीज़ें किसी प्रकार से व्यवस्थित हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो अरेंज हैं किसी स्थान पर हैं, तो ये एक तथ्य है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 कह रहा है इसका कि दैट देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स अरेंज्ड इन अ सर्टेन ऑर्डर इन ए सर्टेन प्लेस इज अ फैक्ट। यह कि अमुक स्थान में अमुक क्रम में अमुक पदार्थ व्यवस्थित है, ये एक फैक्ट है। प्रिया, कुछ समझ आई बात? रिपीट कर दीजिए एक बार और से। देखिए, किसी स्थान में कोई अमुक स्थान है और वहाँ अमुक क्रम में कोई अमुक पदार्थ व्यवस्थित है, तो ये एक तथ्य है। अमुक मीनिंग बताइए। अमुक का मतलब एक सर्टेन आपको प्लेस बता दिया जाए, आपको बता दिया जाए कि आगरा में फला स्थान पर ताजमहल स्थित है, तो ये एक तथ्य है कि नहीं है? यस सर। ताजमहल तो अपनी जगह स्थिर रहेगा ना, वहाँ बता दिया कि ये अरेंजमेंट है, यहाँ लाल किला है, यहाँ ताजमहल है। यस सर। तो अमुक स्थान का मतलब वो कोई भी स्थान हो सकता है। अमुक का मतलब जो स्थान वहाँ रखा जाए। अब मैंने अमुक के स्थान पर आगरा रख दिया, यस सर। ठीक है। अब दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए कि दिल्ली में फला स्थान पे लाल किला है, फला स्थान पे इंडिया गेट है, फला स्थान पर संसद भवन है। तो अमुक स्थान पे अमुक वस्तुएं, अमुक बातें एक अरेंज अवस्था में है, तो ये एक तथ्य है कि नहीं है? यस सर। और नेक्स्ट इलस्ट्रेशन इसका कह रहा है कि दैट पर्सन हर्ड और सॉ समथिंग इज ए फैक्ट। जी, ये कह रहा है कि यह कि किसी व्यक्ति ने कुछ सुना या कुछ देखा, ये एक तथ्य है। कुछ सुना या कुछ देखा, ये एक तथ्य है। अब बात आ गई वही कि जो आपकी सेंसेस के द्वारा बोधगम्य हो। भाई, आपने कोई चीज़ देखी या आपने कोई चीज़ सुनी, तो ये आपके लिए एक तथ्य हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। कहीं बम धमाका हुआ, आपने बम की आवाज़ कानों से सुनी और आग लगती हुई आंखों से देखी, तो ये एक तथ्य हो गया आपके लिए। दिस इज अ फैक्ट है नो? यस सर। सर, हमने आपको इस फोन के डिस्प्ले पे देखा और आपको सुना, ये भी एक फैक्ट है Yes, कि आप ही नरेंद्र मलिक हैं। बस दैट इज ऑल्सो ए फैक्ट। आप क्लास ले रहे हैं फला टाइम में, फला स्थान पे उपस्थित होकर, तो ये सब तथ्य हैं। प्रिया, समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। कुछ ज्ञान चक्षु खुल रहे हैं। यस सर। आपके वो एक मित्र आने वाले थे क्लास में, वो थोड़ी देर के लिए जुड़े थे और फिर वो नदारद हो गए। उनसे परिचय मांगते ही क्या रहा उनका? फिलहाल बिजी है सर। है जी?
है सर, अभी थोड़ा सा फैमिली फंक्शन है, उसमें बिजी है अभी। अच्छा अच्छा, फैमिली फंक्शन में बिजी हैं, कोई Yes, बात sir. नहीं, कोई बात नहीं। ये तो बिल्कुल खाली समय का काम होता है पढ़ाई लिखाई तो। देखिए, ये जो आप लोग तैयारी में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, इसे आप तपस्या मान के चलिए और इसको बड़ी नियमितता के साथ आपको करते रहना पड़ेगा, ठीक है ना। Yes, sir. एक कहावत है ना कि ये इश्क है आग का दरिया और डूब के जाना है, तो ऐसे ही जो ये तैयारी है, चाहे वो सिविल सर्विस की तैयारी हो, चाहे वो जुडिशल सर्विस की तैयारी हो, तो ये कोई इजी टास्क नहीं है। इसको चुनने में आप बड़े ध्यान से चुनिए, पूरे मनोयोग से आपको इस पर मेहनत करनी पड़ेगी। जी, एम आई क्लियर? Yes, sir. चलिए, नंबर 3 इलस्ट्रेशन कह रहा है कि दैट अ पर्सन सेड सर्टेन वर्ड्स इज अ फैक्ट। यह है कि किसी व्यक्ति ने अमुक शब्द कहा या अमुक शब्द कहे, यह एक तथ्य है। क्या समझे? शब्द कुछ भी हो सकते हैं। Yes, sir. अगला इलस्ट्रेशन है दैट ए पर्सन होल्ड्स ए सर्टेन ओपिनियन, हैज ए सर्टेन इंटेंशन, एक्ट्स इन गुड फेथ और फ्रॉडुलेंटली, और uses a particular word in a particular sense, or is or was at a specified time conscious of a particular sensation is a fact। चौथा इलस्ट्रेशन है, इसको ध्यान से समझिए, बड़ा टेक्निकल सा है। ये कह रहा है कि यह कि कोई मनुष्य अमुक राय रखता है, ठीक है, अमुक आशय रखता है, सद्भावपूर्वक या कपटपूर्वक कार्य करता है, या किसी विशिष्ट शब्द को विशिष्ट भाव में प्रयोग करता है, या उसे किसी विशिष्ट संवेदना का भान है, या किसी विनिर्दिष्ट समय में था, तो ये एक तथ्य है। कोई व्यक्ति अमुक राय रखता है, अमुक शब्द फिर आ गया प्रिया, अब बताइए आप यहाँ अमुक का मतलब क्या है? Yes, sir. सर, अमुक का मतलब किसी भी, जैसे इमेजिनेशन कर लेना किसी भी वर्ड को या किसी चीज को। एनु आप बताइए, अमुक शब्द आ रहा है बार बार, यहाँ हम तो अमुक को देख ये रहे हो हैं। सकता है कि सपोज जैसे हम किसी कंट्री में बहुत टेररिस्ट अटैक होते हैं, लाइक का जैसे कसाब आया था, वो एक पर्टिकुलर बंदा था, वो जानता था हाँ कि वो जिस काम के लिए आया है वो उसका रिजल्ट क्या होगा, उसे उस चीज की भाव भी था, उसका हाँ। उसे एक इंटेंशन भी थी, उसकी हाँ उसे उसकी नॉलेज भी थी, और एक पर्टिकुलर प्लेस पे उसने वो काम किया भी था, और उसका उसका रिजल्ट भी पता था, और ये एक फैक्ट बन गया कि वो इस तरह का कार्य करके गया था। देखिए, आशय शब्द हम लोग बार बार पढ़ेंगे कानून में, आशय शब्द। अब आशय एक मानसिक दशा होती है, आशय, Yes, sir. और आशय का कोई मीटर नहीं होता कि मीटर लगाया आपने किसी बंदे के दिमाग में, या कोई तार लगाया और आपको आशय पता लग गया। आशय को जानने का क्या तरीका होता है? कैसे पहचानेंगे कि क्या आशय है किसी व्यक्ति का? सर, वो तो हम उस सामने वाले से बात करके या उसकी एक्टिविटीज जान के, उसकी बातों से, उसकी मेनली उसका क्रियाकलाप क्या है? मेनली उसका क्रियाकलाप क्या है? एक्टिविटीज से ही जान सकते हैं हाँ। कि उसका मतलब उसका गुड फेथ है या एक मतलब किस वजह से कार्य कर रहा है, वो सब भाई, उसी से पता चलता है। सीधी सी बात है, एक व्यक्ति आपके ऊपर चाकू लेके, तलवार लेके आपकी गर्दन पे हमला कर रहा है, तो आप उसके उस एक्ट से ही पता लग जाएगा कि उसका आशय जो है वो आपकी हत्या कारित करना है।
क्यों? जी सर। तो कोई व्यक्ति किसी विषय पर कोई अमुक राय रखता है तो ये भी एक फैक्ट है, कोई अमुक आशय रखता है ये भी एक फैक्ट है, कार्य सद्भावपूर्वक करता है या कपटपूर्वक करता है ये भी एक फैक्ट है, या किसी विशिष्ट शब्द को विशिष्ट भाव में प्रयोग करता है। क्या समझे? देखिए, कोई शब्द जो है उसको किसी एक भाव में आप प्रयोग करें तो वहाँ उसका कुछ अर्थ अलग निकलेगा, और उसी शब्द को किसी अन्य भाव में प्रयुक्त करें तो उसका अर्थ कुछ अलग निकलेगा। कैसे निकलता है अलग अर्थ? तो जैसे वो एक मूवी आई थी ना पीके, उसमें उसने बहुत सारी बातों को एक ही भाव में अलग अलग इंटेंशन से बताया। उसी तरीके से किसी को बहुत आश्चर्य से बोलो ये हो गया तो उसको 10 लगेगा, नॉर्मली बोलो तो हाँ ठीक है नॉर्मल है। मतलब अलग अलग फेस एक्सप्रेशन से या अलग अलग अपने हम जो बोलते हैं, मतलब हमारे बातों का जो तरीका है, कभी हम लाउड बोलते हैं, कभी हम बहुत स्वीट बोलते हैं, कभी हम बिल्कुल स्लो मोशन में बात करते हैं। उससे पता चल जाता है कि हमारा इंटेंशन क्या है या किस वे में जाके बात करते हैं। देखिए, आप किसी अपने मित्र के विषय में उसकी प्रशंसा करें कि ये तो वही बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है और इसकी ईमानदारी पे बिल्कुल डाउट नहीं किया जा सकता, ठीक है, तो आप वहाँ उसकी ईमानदारी का बखान कर रहे हैं। वहाँ ईमानदारी शब्द का भाव अलग है इस्तेमाल करने का। और एक व्यक्ति के बारे में पता लगता है कि उस व्यक्ति पर जो है चोरी का आरोप है, चोरी का संदेह है, और आप कहें एक अलग ही अंदाज में कहें कि ये तो इतना ईमानदार व्यक्ति है कि ये तो चोरी कर ही नहीं सकता, तो इसका मतलब वहाँ आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप कहना चाह रहे हैं कि यही चोरी कर सकता है। तो वहाँ आपका आपने अभी जस्ट 5 मिनट पहले कहा ना कि जो मतलब हमारी जो पढ़ाई है, हाँ, ये तो एक खाली समय वाला टाइम है, लेकिन वो क्लिक कहाँ करता है वो हम समझ गए थे। हाँ, तो बिल्कुल ये किस भाव में शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, दैट इज अ फैक्ट, ठीक है ना। या उसे किसी विशिष्ट संवेदना का भान है या किसी निर्दिष्ट समय में था, ये एक तथ्य है। विशिष्ट संवेदना ये क्या है? भाई, कोई व्यक्ति है और उसे किसी विशिष्ट संवेदना का या तो भान है या किसी विशेष समय में था, तो ये भी एक तथ्य है। क्या समझे? संवेदना, सेंसेशन। संवेदना जी सर, किसी के साथ अगर सपोज दैट कोई मिसहैपनिंग होनी है तो हम बहुत बार बोल नहीं पाते उस चीज को, लेकिन हम रियलाइज कर जाते हैं कि ये होगा। तो हमारी अंदर का सेंसेक्स बता रहा है। सब बहुत बार होता है, जैसे फैमिली है, रिलेशन है, कोई बीमार है, हमें लगता तो है कि ऐसा हो, मतलब कुछ गलती होगा, लेकिन हम सामने उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते जब तक रिजल्ट ना सामने हो गया। तो विशिष्ट संवेदना का या तो भान है या किसी विशेष समय पर था किसी व्यक्ति को, तो ये भी एक तथ्य है। तो आई थिंक आपको 2F समझ आया होगा प्रिया। यस सर। आप साक्ष्य अधिनियम को शायद पहली बार इतना डीपली पढ़ रही होंगी प्रिया। यस सर, बिल्कुल, मैं फर्स्ट टाइम इतना डीपली पढ़ रही हूँ। हाँ, तो कैसा महसूस कर रही हैं आप फर्स्ट टाइम इतना डीपली पढ़ के? सही है सर। देखिए, थोड़ा तकनीकी है ये एविडेंस एक्ट जो है, वो टेक्निकल है, लेकिन ये आपको, चाहे आपको वकालत करनी हो, चाहे आपको जजशिप करनी हो, आपका ये एविडेंस एक्ट जो है वो आपके टिप्स पे होना चाहिए, आपको इसकी समझ होनी चाहिए, ठीक है। आप कल जज बनेंगे या सफल वकील बनेंगे, ये भविष्य के गर्त में है, ठीक है। अब अगला
अगला जो पार्ट है 2G, 2G कह रहा है फैक्ट्स इन इशू। ठीक है, विवादक तथ्य। अब विवादक से मतलब क्या है, मैं सिंपल सी लैंग्वेज में आपको विवादक तथ्य बताऊं तो वो तथ्य जो दो पक्षों में विवाद का आधार है। क्या समझे? जो मतलब एक जैसे कह सकते हैं जो किसी मतलब क्लियर ना हो। नहीं, और ज़्यादा बिल्कुल देसी लैंग्वेज में बताऊं तो झगड़े की जड़ क्या है ये बता दो बस। भाई बहन के बीच झगड़ा चल रहा है, बहन कह रही है भाई ने मेरे 100 रुपये निकाल लिए, वो कह रहा मैंने नहीं निकाले, तो ये विवादक तथ्य है। विवाद का मूल जड़ क्या है, अब इसको टेक्निकली हम पढ़ेंगे 2G में। अब इतना क्लियरली बताने के बाद आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्यों नू? ये कह रहा है फैक्ट्स इन इशू मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी फैक्ट फ्रॉम विच ईदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स द एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर और एक्सटेंट ऑफ एनी राइट, liability or disability asserted or denied in any suit of proceeding necessarily follows। विवादक तथ्य से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत ऐसा कोई भी तथ्य जो स्वयं से या अन्य तथ्यों के संसर्ग में किसी ऐसे अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता के जिसका किसी वाद या कार्यवाही में प्रख्यान या प्रत्याख्यान किया गया है आता है, अस्तित्व, अनस्तित्व, प्रकृति या विस्तार की उपपत्ति अवश्यमेव होती है। दैट इज, ये विवादक तथ्य है। ठीक है डियर। धीरज कुमार जी क्लास से जुड़े हैं। धीरज जी प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। धीरज कुमार। धीरज जी मेरी आवाज़ आ रही हो तो कृपया अपना परिचय देने का कष्ट करें। माइक खोल के बोलेंगे तो आवाज़ आएगी आपकी। जी, कुछ समझ आया? फैक्ट्स इन इशू क्या है? प्रिया, क्या समझ आया विवादक तथ्य? बोलो भाई। प्रिया बोलिए, कुछ आया कि नहीं आया? हाँ जी बोलिए, सुन रहा हूँ मैं आवाज़। मतलब इशू क्रिएट होता है जी, जिस तक में कोई भी इशू हो, हाँ, जो भी जहाँ विवाद हो वहाँ पर जो व्यक्ति होते हैं बोलते हैं। देखिए मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया कि फैक्ट्स इन इशू का मतलब ये है कि वो तथ्य हैं जो किसी भी वाद में विवाद का विषय है, उसको यहाँ टेक्निकली बता दिया गया है 2G में। 2G में बताया है कि विवादक तथ्य से विपरीत और उसके अंतर्गत ऐसा कोई भी तथ्य जो स्वयं में या अन्य तथ्यों के संसर्ग में किसी ऐसे अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता के जिसका किसी वाद या कार्यवाही में प्रख्यान या प्रत्याख्यान किया गया है। प्रख्यान और प्रत्याख्यान का मतलब क्या है? प्रख्यान का मतलब है कि बंदा कुछ
एक कह रहा है, एक डिनाई कर रहा है। Yes, sir. बहन कह रही है मेरे 100 रुपये निकाले हैं, भाई कह रहा है कि मैंने नहीं निकाले भाई तेरे 100 रुपये। तो प्रख्यान में क्या हुआ, ये कहना कि मैंने 100 रुपये निकाले हैं, और प्रत्याख्यान में क्या हुआ, डिनायल आ गया, मना कर रहा है। Yes, sir. भाई जब दो पक्ष विरोधाभासी बात करेंगे तभी तो कोर्ट का क्षेत्राधिकार शुरू होगा। Yes, sir. भाई अगर दोनों पक्षों में कोई झगड़ा ही नहीं है, झगड़े का बिंदु ही नहीं है, तो फिर कोर्ट क्या करेगा उसमें। ए कह रहा है बी ने मेरा प्लॉट कब्जा लिया, बी कह रहा नहीं जी मैंने तो बेनामा ले रखा है, इसका मेरा है। तो अब वाद दायर करने वाले कह रहा है कि प्लॉट मेरा है, वो कह रहा है इसका नहीं है। अब वहाँ उसका अधिकार, दायित्व, नियोग्यता ये सब तय करेगा कौन, कोर्ट तय करेगा। इसका स्पष्टीकरण कह रहा है, एक्सप्लेनेशन, वेन एवर अंडर द प्रोविजंस ऑफ द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटिंग टू सिविल प्रोसीजर any court records an issue of fact, the fact to be asserted or denied in the answer to such issue is a fact in issue। स्पष्टीकरण कह रहा है कि जब कभी कोई न्यायालय विवादक तथ्य को सिविल प्रक्रिया से संबंधित किसी तत्समय प्रवर्त विधि के उपबंधों के अधीन अभिलिखित करता है, तब ऐसे विवादक के उत्तर में जिस तथ्य का प्रख्यान या प्रत्याख्यान किया जाना है वह विवादक तथ्य है। आप कोर्ट में जाते हैं, प्रिया आप एमएससी, आपके जो सर हैं अमित सैनी जी, वो एमएससी का कार्य करते हैं। Yes, sir. पिछले 6 महीने में आप उनके साथ कोर्ट विजिट भी कर रही होंगी, कोर्ट में जाती भी होंगी। Yes, sir. आपने एक शब्दावली सुनी होगी, कोई फाइल आपकी ऐसी होगी जिसमें आपके सर ने कोर्ट को बताया होगा कि सर इसमें इश्यूज़ फ्रेम होने हैं, है? Yes, sir. हाँ, तो वो इश्यूज़ फ्रेम होने का मतलब ये है कि वादी ने अपना वाद पत्र दे दिया, प्रतिवादी ने अपना प्रतिवाद पत्र दे दिया, मतलब कि WS आ गया सब पार्टी का। फिर वाद और प्रतिवाद दोनों का मिला के कोर्ट एक जिस्ट तैयार करता है कि इन दोनों पक्षों में झगड़ा क्या है। Yes, sir. एमएससी में अक्सर जो इश्यूज़ बनते हैं वो मेनली क्या होते हैं कि क्या फला दिनांक फला स्थान पर फला गाड़ी के चालक द्वारा तेज़ी एवं लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए फला व्यक्ति की मृत्यु कारित की, आगे क्वेश्चन मार्क लग जाता है। Yes, sir. क्या दुर्घटना के समय फला वाहन संख्या के समस्त प्रपत्र वैध एवं प्रभावी थे, क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो ये सब फैक्ट इन इशू हैं, यही तथ्य हैं जिन पर न्यायालय को विचार करना है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. अब इसका इलिस्ट्रेशन देख लीजिए, इलिस्ट्रेशन पढ़ने से आपको स्थिति क्लियर हो जाएगी। अब कुछ लोग क्लास में आते हैं झांकने के लिए, और उनसे अगर बोलो कि भाई अपना परिचय दे दो, तो परिचय देने में भी उन्हें दर्द होता है। कोई मुंह खोल के अपना नाम बताने में भी आप संकोच कर रहे हैं, तो फिर क्या तो आप वकालत कर लोगे, फिर क्या आप जजशिप कर लोगे। एक बार कुछ जजशिप तो कर लोगे पर वकालत नहीं कर सकते। क्यों? Yes, sir. क्योंकि जज तो देखे हमने बहुत सारे ऐसे मुंह खुला के बैठे रहेंगे, उन्हें कुछ बोलना ही नहीं, दोनों पार्टी सिर पटक के मर जाओ जब वे कुछ बोल रहे हैं। सही बात है सर आपकी। है नहीं? तो ये कह रहा है ए इज एक्यूज्ड ऑफ द मर्डर ऑफ बी एट हिज ट्रायल, द फॉलोइंग फैक्ट्स मे बी इन इशू। ये कह रहा है खे की हत्या का कै अभियुक्त है, उसके विचारण में निम्नलिखित तथ्य विवाद हो सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ आपको एक मर्डर के मामले के विवादक तथ्य क्या क्या हैं। ये कह रहा है कि दैट ए कोज बीज डेथ
सबसे पहले तो विवाद का विषय यही है कि क्या यह कि खे ने कै की मृत्यु कारित की। भाई आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि इस बेचारे ने मृत्यु कारित की भी या नहीं की। एक पक्ष कह रहा है की, वो कह रहा है मना कर रहा नहीं की। तो आपके सामने क्या है, पहला विवादक तथ्य तो यही है, क्यों है नो। Yes, sir. दूसरा है कि दैट ए इंटेंडेड टू कॉज बीज डेथ। फिर आपने ये तो तय कर लिया कि हाँ भाई मारा तो इसी ने है। अब आपको देखना यही है कि क्या कै का आशय खे को मृत्यु कारित करने का था भी या नहीं। हो सकता है कि वो बिना आशय के ही मर गया हो इसके हाथ से, ये भी एक विवादक तथ्य है। फिर अगला है दैट ए हैड रिसीव्ड ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन फ्रॉम बी। तीसरा विवादक तथ्य है, आपको ये देखना है कि क्या कै को खे से कोई गंभीर व अचानक प्रकोपन मिला था क्या। ये गंभीर और अचानक प्रकोपन क्यों चेक किया जाता है इनू। क्या पूछा सर आपने? ये इसमें एक इलस्ट्रेशन में एक विवादक बिंदु ये बना हुआ है कि क्या कै को खे से कोई गंभीर अचानक प्रकोपन मिला था। जी तो ये क्यों चेक किया जा रहा है कोर्ट के द्वारा। हम समझे नहीं इसका मतलब। Sir, what is the meaning of this word prokopan? सर ऐसा होता है ना कि अचानक मतलब मारने का इंटेंशन नहीं था और सडनली मतलब कुछ ऐसा हुआ कि वो एकदम से मतलब उसके ऊपर कुछ इस तरह का अटैक किया गया कि वो मर ही गया। मारना ना चाह केवल डराना ही चाह रहा हो, लेकिन कभी कभी डराने की नेसेसिटी नहीं पता चलती। हम मारना तो मतलब सिर्फ डराने के लिए करना चाहते हैं, लेकिन वो सडनली ऐसा होता है एक्सीडेंट कि वो मर ही जाए इंसान। तो फिर क्या अंतर आ जाता है। देखो मैंने आईपीसी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, और आईपीसी में जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेक्शन 300 को हम पढ़ रहे थे, तो वहाँ आपको याद होगा कि क्या होता है। अब प्रिया ने पूछा कि सर ये गंभीर और अचानक प्रकोपन होता क्या है, तो थोड़ा सा आप इन्हें बताएंगी कि गंभीर और अचानक प्रकोपन होता क्या है। देखिए ऐसा होता है कि यदि जो मृतक है, जिसकी हत्या हुई है, जिसका वध हुआ है, हत्या शब्द का प्रयोग ना करें तो, अगर उसके द्वारा मारने वाले को कोई गंभीर व अचानक प्रकोपन साबित हो जाता है, तो फिर मामला हत्या में न जाके आपराधिक मानव वध में चला जाता है। ये धारा 300 का अपवाद संख्या 1 है एनु। तो कोर्ट ये भी चेक करता है कि कहीं मामला ऐसा तो नहीं है कि ये आपराधिक मानव वध की कोटि में जा रहा हो। नंबर 4 कह रहा है दैट ए एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट विच कोज बीज डेथ वॉज बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इनकेपेबल ऑफ नोइंग इट्स नेचर। और ये कह रहा है कि यह कि खे की मृत्यु कारित करते समय के चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति जानने में कोई असमर्थ तो नहीं था। ये भी चेक किया जा रहा है। ये क्यों चेक किया जा रहा है कि यदि ऐसा साबित हो जाता है तो मामला कहाँ चला जाएगा। जी एनु। अगर वो नहीं मतलब अनसाउंड माइंड है तो फिर मामला कहाँ चला जाएगा। अभी वर्तमान आईपीसी की अभी बात करें हम, चूँकि अभी वर्तमान आईपीसी ही प्रभावी है, तो फिर वो कौन से अध्याय में चला जाएगा आईपीसी के।
कौन सा प्रिया? IPC 84 IPC 84 चैप्टर बता रही हो कि धारा बता रही हो? मैं धारा बता रही हूँ। हाँ चैप्टर 4। हाँ, चैप्टर 4 और सेक्शन 84। होगा ना। हाँ, वो साधारण अपवाद में चला जाएगा। और साधारण अपवाद क्या कहता है? साधारण अपवाद कहता है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति को समझने में ना समझ पा रहा हो, तो फिर उसको क्या किया जाएगा? आप जज होंगे प्रिया, तो क्या करेंगे आप उस व्यक्ति का? सर क्वेश्चन रिपीट कीजिए प्लीज। यदि आपके सामने ये केस आया और ये साबित कर दिया गया डिफेंस के द्वारा कि सर ये व्यक्ति तो चित्त विकृत था घटना कारित करते समय, और इसे अपने कार्य की प्रकृति और परिणाम को जानने की समझ नहीं थी, तो ऐसा साबित हो गया, ड्यूली प्रूव्ड कर दिया गया, तो फिर आप क्या करेंगी? बोलो, जो भी दिमाग में है बिंदास बोल दो, गलत हो जाएगा तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। सर इसमें तो फिर कोई मतलब अगर अनटर्न मैरिड पर्सन है तो उसके लिए तो फिर मतलब नहीं माना जाएगा, उसका तो कोई क्राइम किया तो नहीं माना जाता। तो उसको आप लेकिन ऐसा होता है कि जिस टाइम उसने वो क्राइम किया था उस टाइम की उसकी माइंड सिचुएशन क्या थी वो भी तो देखा जाता है ना, कि वो उस वक्त करने की सिचुएशन में था या नहीं था। वही लीगली उसकी मेडिकल किया जाएगा, एक वही देखा जाएगा। वो देखा जा चुका है, वो साबित हो चुका है। मॉडर्न का वाद है शायद उसमें कहा गया है ये। हाँ, वो साबित हो चुका है, तो फिर आप जज होने के नाते उस अभियुक्त को आप क्या करेंगी? सजा देंगी, बरी करेंगी या कम सजा देंगी? 3 ऑप्शन दे दिए मैंने आपको। सर अगर वो बिल्कुल मतलब अनकॉमन नॉलेज है ही नहीं बिल्कुल भी, तो शायद फिर कोई पनिशमेंट नहीं है उसके लिए, बरी हो जाएगा वो। जी बिल्कुल सही जवाब, उसको आप बरी करेंगे। ठीक है, अगर वो थोड़ा भी मतलब अपनी नॉलेज में है, अगर वो थोड़ी भी उसके अंदर कैपेबिलिटी है कुछ समझने की या समझने की, तो शायद उसके लिए कम सजा हो सकती है। जी। अब अगला जो 2H है, 2H कह रहा है मे प्रज्यूम। अगली जो धारा है 2H वो कह रही है मे प्रज्यूम। मे प्रज्यूम का मतलब है वेन एवर इट इज़ प्रोवाइडेड बाय दिस अधिनियम दैट द कोर्ट मे प्रज्यूम अ फैक्ट, it may either regard such fact as proved unless and until it is disproved or may call for proof of it। यहाँ आया है उपधारणा शब्द। अभी जो आप निश्चायक सबूत में उपधारणा को इंट्रोड्यूस कर रही थी अनु, तो वो निश्चायक सबूत अलग चीज़ है और प्रिजम्पशन अलग चीज़ है, ध्यान रखना। यहाँ कह रहा है कि उपधारणा कर सकेगा, मे प्रज्यूम शब्द है। मे प्रज्यूम में कोर्ट क्या होती है? कोर्ट की डिस्क्रिशन पावर होती है, वो चाहे तो प्रज्यूम करे चाहे ना करे। ठीक है, ये कह रहा है उपधारणा कर सकेगा जहाँ कहीं इस अधिनियम द्वारा यह उपबंधित है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, वहाँ न्यायालय या तो ऐसे तथ्य को साबित हुआ मान सकेगा, और यदि जब तक वह नासाबित नहीं किया जाता है या उसके सबूत की मांग कर सकेगा, या तो उसको वो साबित मान ले, उपधारणा कर ले, चाहे तो ना करे, उसके लिए सबूत भी मांग ले। समझ आया? तो मे प्रज्यूम में कोर्ट का डिस्क्रिशन है, वो चाहे किसी तथ्य की उपधारणा करे, ठीक है, और यदि जब तक उसे नासाबित ना कर दिया जाए, यदि वो उपधारणा कर रहा है और उसको दूसरी पार्टी क्या कर देती, उसको नासाबित कर देती है, तो फिर वो उपधारणा खंडित हो जाएगी। और वो चाहे तो उपधारणा ना करके उसके लिए सबूत की भी मांग कर सकता है कि भाई प्रूफ दीजिए आप।
तब मानूंगा इस तथ्य को, नहीं तो नहीं मानता मैं। इज दैट क्लियर? यस सर। अगला है नॉट प्रूव्ड। ठीक है, इनको अलग अलग इन पे सवाल आएगा, निश्चित रूप से आएगा, ध्यान रखिएगा। नॉट प्रूव्ड बता रहा है, ए फैक्ट इज सेड टू बी नॉट प्रूव्ड व्हेन इट इज नीदर प्रूव्ड नॉर डिसप्रूव्ड। साबित नहीं हुआ एक शब्दावली आई है और ये आई है 2i में। ये कह रहा है कि कोई तथ्य साबित नहीं हुआ तब कहा जाता है जब वह न तो साबित किया गया हो और ना ही ना साबित किया गया हो। तथ्य है लेकिन किसी भी पक्षकार ने ना तो उसे साबित करा और किसी भी पक्षकार ने ना उसको ना साबित करा, तो उस तथ्य को कहते हैं साबित नहीं हुआ, नॉट प्रूव्ड। इज दैट क्लियर माय डियर? यस सर। अब अगला है प्रूव्ड। प्रूव्ड कह रहा है, ए फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड व्हेन आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर्स बिफोर इट द कोर्ट ईदर बिलीव्स इट टू एग्जिस्ट और कंसिडर्स इट्स एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल दैट ए प्रूडेंट मैन आउट अंडर द सर्कमस्टेंसेज ऑफ द पर्टिकुलर केस टू एक्ट अपॉन द सपोजिशन दैट इट एग्जिस्ट्स। ये कह रहा है कि साबित कब मानेगा कोर्ट किसी तथ्य को? जब मानेगा कि कोई तथ्य साबित हुआ तब कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने के पश्चात, कोर्ट के सामने उस तथ्य के विषय के बारे में कुछ साक्ष्य, कुछ सबूत पेश किए जाएंगे, उन पर विचार करने के उपरांत कोर्ट क्या करे कि यह विश्वास करे कि उस तथ्य का अस्तित्व है, वो तथ्य है। पहली बात तो ये है, या उसके अस्तित्व की इतनी अधिसंभाव्य समझे, इतना अधिसंभाव्य समझे। अधिसंभाव्य का मतलब उसके संभव होने की अधिकता इतनी है। अधिसंभाव्य शब्द को ऐसे समझिए कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को उस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व है। प्रज्ञावान व्यक्ति कौन होता है? प्रज्ञावान व्यक्ति एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति होता है, और सामान्य बुद्धि का व्यक्ति इतना खतरनाक होता है कि उसे हर मौसम का पता है, उसे हर विधि का पता है, वो सब कुछ जानता है। ये प्रज्ञावान व्यक्ति है, प्रूडेंट मैन। तो एक प्रूडेंट मैन उन परिस्थितियों में उस तथ्य के अस्तित्व को यदि स्वीकारता तो न्यायालय भी उसे साबित मानेगा। ये साबित शब्द आ गया आपका, प्रूव्ड। इज दैट क्लियर प्रिया? यस सर। सर ये जो आपने वर्ड बताया है, हाँ प्रज्ञावान व्यक्ति, हाँ, ये किस चीज, मतलब अगर इसे डिफाइन करें तो किस चीज के लिए किया जाएगा? ये कोई भी हो सकता है या फिर कोई पर्टिकुलर? एक प्रज्ञावान व्यक्ति वो माना जाता है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, वो प्रज्ञावान, प्रूडेंट मैन। अब मेरी नज़रों में आप भी प्रूडेंट हैं, LLB पास किए हैं, वकालत कर रही हैं, आपको कानून का ज्ञान है, आप सोचने समझने की शक्ति रखती हैं, है ना? तो एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति उन परिस्थितियों को देखते हुए यदि उस तथ्य की अधिसंभाव्यता पर कार्य करता, ये मानता कि हाँ इस तथ्य की संभावना है, तो फिर न्यायालय भी उसको साबित मानेगा। समझ आ गया इनू? द नेक्स्ट वन इज के है रिलेवेंट। अब ये रिलेवेंट शब्द आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, सुसंगत है, रिलेवेंट है। सुसंगतता होती क्या है तो यहाँ बताई गई है। ये कह रहा है, ए फैक्ट इज सेड टू बी रिलेवेंट टू अनदर व्हेन इट इज कनेक्टेड विद द अदर इन एनी ऑफ द वेज रेफर्ड टू इन द प्रोविजंस ऑफ दिस अधिनियम रिलेटिंग टू द रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। अब ये कह रहा है कि जो अध्याय 2 है इसका, इस अधिनियम का, वो है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के विषय में। अध्याय 2 में पढ़ाया जाएगा आपको कि कौन से तथ्य सुसंगत हैं।
तो यहाँ सुसंगतता की परिभाषा में यही बताया गया है कि एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत कहा जाता है जबकि वह तथ्यों की सुसंगति से संबंधित इस अधिनियम के उपबंधों में निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी भी प्रकार से वह तथ्य उस दूसरे तथ्य से संसक्त हो, कनेक्टेड हो। तो कोई तथ्य सुसंगत है या नहीं है, ये अध्याय 2 में दिए हुए आधारों पर चेक किया जाएगा और उन आधारों में से जो सुसंगति के जो अलग अलग प्रकार बताए हैं उनमें कहीं ना कहीं आपको अटक जाए जाके, तो फिर कहा जाएगा कि ये तथ्य रिलेवेंट है। और रिलेवेंसी कहाँ बताई गई है? पार्ट 2 चैप्टर 2 इस अधिनियम का जो भाग 2 शुरू होगा उसमें जो अध्याय 2 है उसमें रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के बारे में बताया गया है। इज दैट क्लियर? और अगला इसका जो एल है, एल कह रहा है शेल प्रिज्यूम। अभी आपने मे प्रिज्यूम पढ़ा था 2H में, और 2L बात कर रहा है शेल प्रिज्यूम की। ये कह रहा है वेन एवर इट इज़ डायरेक्टेड नहीं होना चाहिए, डिक्लेयर होना चाहिए। अच्छा, निर्दिष्ट शब्द है जी, डायरेक्टेड सही है। ये कह रहा है वेन एवर इट इज़ डायरेक्टेड बाय दिस अधिनियम दैट द कोर्ट शैल प्रिज्यूम ए फैक्ट इट शैल रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड अनलेस एंड अनटिल इट इज़ डिसप्रूव्ड। तो यहाँ शैल वर्ड आ रहा है, तो शैल वर्ड मैंडेटरी होता है कोर्ट के लिए। ये कह रहा है कि जहाँ इस अधिनियम के द्वारा ये निर्दिष्ट है कि न्यायालय किसी तथ्य की अवधारणा करेगा तो फिर न्यायालय उस अवधारणा को करेगा, और जब तक करेगा जब तक कि उस तथ्य को कोई पक्षकार ना साबित ना कर दे। क्लियर है? और धारा 2 की उपधारा 2 कह रही है, अभी हम धारा 2 ही पढ़ रहे हैं, धारा 2 का पार्ट 1 के सारे ABCD पढ़े हैं हमने, ये ध्यान रखिएगा। और धारा 2 की उपधारा 2 कह रही है वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस यूज्ड हेयर इन एंड नॉट डिफाइंड बट डिफाइंड इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2021 ऑफ 2000, द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एंड द भारतीय न्याय संहिता 2023 shall have the same meaning as assigned to them in the said act and संहिताज। तो ये स्पष्टीकरण दे रहा है इस बात के लिए 2 की उपधारा 2 कि इसमें प्रयुक्त शब्द और पद जो इस अधिनियम में परिभाषित नहीं है, किंतु कौन से अधिनियमों में परिभाषित हैं? या तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है और भारतीय न्याय संहिता 2023 में परिभाषित है। तो उनका वही अर्थ यहाँ लगाया जाएगा जो उनकी परिभाषा वहाँ दी हुई है। समझे आप कुछ? प्रिया, ये बता दिया गया कि जो शब्दावली यहाँ परिभाषित नहीं करी गई, लेकिन जो 3 एक्ट इन्होंने बताए हैं और उनमें परिभाषित है, तो उन पदों का, उन शब्दों का यहाँ भी वही अर्थ लगाया जाएगा जो वहाँ परिभाषा में बताया गया है। इज दैट क्लियर? यस सर। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। आज आपका अध्याय 1 और इसका भाग 1 हम समाप्त कर लिए हैं। आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। कल की क्लास में मैं आपसे पूछूंगा, ज़रूर इस पर सवाल पूछूंगा निश्चित रूप से। और आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। सभी को ऑल द बेस्ट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट।